एफकेट 1 2025 के लिए आप सभी बच्चों के पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन अभी तक भी आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है या आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है और इसीलिए अभी तक आपको यही नहीं पता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन टॉपिक्स का आपको ध्यान देना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। जिससे इस बचे हुए टाइम में जो आपके पास अभी 1 महीना बचा हुआ है, इसमें आप एफकेट मैथ्स के अंदर 20/20 स्कोर कर पाएँ। बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइज़। लास्ट तक देखें, आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएँगे। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पंकज नागर और हर बार की तरह आप सभी बच्चों का स्वागत है अथरिया लर्निंग पर। तो क्या सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एफकेट के एग्ज़ाम को समझें। जैसे आप सभी बच्चों को पता है एफकेट के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और इन टोटल 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे मैथ्स के लिए। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि इन 20 क्वेश्चंस पे आपकी कमांड हो, आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप ये देखें कि यार एफकेट के अंदर मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और उसका चैप्टर वाइज़ वेटेज क्या है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, देखो डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एसआईएनसीआई, टाइम एंड वर्क, एरिया, नंबर सिस्टम, क्लॉक एंड द लास्ट वन। अब आपके सामने दिक्कत क्या आता है ना, जो मैंने बेटा यहाँ पे जो वेटेज लिखा हुआ है ना यार, ये फिक्स नहीं होता है। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जो एफकेट का एग्जाम होता है, वो बेटा 3 शिफ्ट में होता है। उसमें टोटल 1 दिन में 3 शिफ्ट होती है। अगर ये बात आपको पता है तो यहाँ तक जब मैंने बेटा पिछले 3 साल के एफकेट के एग्जाम को एनालाइज़ किया तो मेरे को ये इस बात समझ में आया कि यार एक ही दिन में ऐसा भी देखा गया है कि एक एग्जाम में एक बेटा शिफ्ट के अंदर मान लो डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ रखा है। बट अगले ही शिफ्ट में या फिर अगले दिन डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो मतलब एक शिफ्ट के अंदर एक टॉपिक से आपको बेटा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बट अगले ही में आपको वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो मैंने ऑन एन एवरेज लिया है और मैंने आपको ऑन एन एवरेज ये बताने की इसमें बेटा कोशिश की है कि यार चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो अगर मैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मिनिमम। हमेशा बेटा लेकर चलो आप 0। हो सकता है कि उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना आए, बट जो मैक्सिमम अगर जाएगा ना, मैं वो यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। तो डेसिमल फ्रैक्शन अगर मैक्सिमम गया 1 से 2, टाइम एंड वर्क 2 से 3, एवरेज 2 से 3 अगेन, परसेंटेज 1 से 2। मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस 3 से 4, हो सकता है एक ही आए, हो सकता है एक भी नहीं आए। बट ऑन एन एवरेज जब मैंने एग्जाम को एनालाइज करा तो बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। रेशो के अंदर अगेन 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन 1 से 2 क्वेश्चन, बल्कि इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यार एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बेटा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो उस सेंस में अगर मैं बात करूं तो ये 3 से 4 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी अगर मैं टीएसडी की बात करूं, अगेन 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एरिया एंड पेरीमीटर देखो यार, ना आने को एक भी ना है और आने को बेटा 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। नंबर सिस्टम अगेन 1 से 2, नंबर सिस्टम एंड सीरीज, क्लॉक 1 से 2, प्रोबेबिलिटी 1 से 2 क्वेश्चन। अब आप लोगों को, जिन बच्चों को थोड़ा सा आइडिया है सिलेबस का, उन सभी बच्चों को पता है कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन तो पार्ट होता है नंबर सिस्टम का। फिर यहाँ पे एफकैट के अंदर ये नंबर सिस्टम से अलग क्यों है? तो इस बात को आप समझो, ये नंबर सिस्टम से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना डेसिमल एंड फ्रैक्शन के अंदर, तो बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के, जो कि अलजेब्रा का पार्ट होता है। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन के वो क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, एफकैट के अंदर आपको वो भी देखने को मिलेंगे। और इसीलिए एफकैट के एग्जाम में डेसिमल एंड फ्रैक्शन को नंबर सिस्टम से अलग रखा गया है। ठीक है? तो पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एनालाइज़ करो, आप इसको समझो, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं इस एनालिसिस के बेसिस पे बताऊँ तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि यार एफकेट के अंदर हमें इन सभी टॉपिक्स पे कमांड करना पड़ेगा, कोई इफ एंड बट वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, आपको सारे टॉपिक्स में बेसिक-बेसिक पढ़ के जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और इन चैप्टर्स के अंदर भी किन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है। और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा स्ट्रेटजी, कि अगर आप चाहते हैं कि बचे हुए टाइम में आपका एफकैट के अंदर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें आपके 20 के 20 क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको अपनाओ। ठीक है? एंड डेफिनेटली एफकैट के एग्जाम के अंदर बेटा आपका स्कोर मतलब पहले से बेटर हो जाएगा। देखो सबसे पहला टॉपिक जो अर्थमेटिक के अंदर है, जो आपको कमांड करना है, दैट इज बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको रेशो पे कमांड करना है। और क्यों करना है इस पे कमांड? क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा। देखो आप कह सकते हो कि यार ये पूरे अर्थमेटिक का बेसिक है। अगर आपने रेशो पे कमांड कर लिया तो आपका कमांड हो जाएगा बेटा परसेंटेज पे कुछ हद तक। और अगर आपने रेशो पे कमांड करा है तो आपका टाइम एंड वर्क, टीएसडी, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आपने बेटा परसेंटेज पे काम कर लिया ना, तो आपका लाभ और हानि और एसआईसीआई पे भी आपकी कमांड हो जाएगी।
तो आप देख रहे हो ना, अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेशो से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 चैप्टर हैं जो यहाँ पे आपको उनका बेसिक कहाँ पे देखने को मिलेगा? रेशो के अंदर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो बहुत ज़रूरी है पहले आपको कमांड करना है किस पे? रेशो पे। अच्छा रेशो में भी क्या पढ़ के जाना है? मतलब रेशो के अंदर भी आपको किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है? तो सबसे पहला तो देखो बेसिक है। रेशो का बेसिक छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि आपको पता है 5 चैप्टर का बेसिक इसके अंदर है, तो इसका बेसिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अच्छा बेसिक में आता क्या है? देखो बेसिक में आएगा जो रेशो की डेफिनिशन है और डेफिनिशन के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, या प्रोपोर्शन का जो डेफिनिशन है और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर हमें बात समझ नहीं आ रही कहाँ से पढ़ना है, बेटा कुछ मत करो, ठीक है? ऑनलाइन मैंने कुछ लेक्चर्स डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उन लेक्चर्स को जाके देखो, पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से देखो, चैप्टर वाइज़ देखो, टॉपिक वाइज़ देखो, आपकी कमांड डेफ़िनेटली बढ़ जाएगी और जो-जो टॉपिक्स मैं यहाँ से आपको भी बताऊँगा ना, उनकी आप प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं करना है, आपका स्कोर ऑटोमैटिकली बेटा 20 अपॉन 20 हो जाएगा। आप खुद बोलोगे कि सर जो-जो टॉपिक्स आपने यहाँ पे अभी बताए हैं ना, वही क्वेश्चन आपको बेटा एग्ज़ाम में एफकेट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो रेशियो के अंदर पहले कमांड करना है बेसिक में। बेसिक के बाद ये कुछ फ़ॉर्मूले थे जो मैंने आपको लिखवाए थे। बेटा इन फ़ॉर्मूलों पे आपको जो है कमांड करना है क्योंकि एफकेट के अंदर इन फ़ॉर्मूलों से बाहर कभी मतलब एफकेट एग्ज़ामिनेशन जाता ही नहीं है। और इन फ़ॉर्मूलों पे भी फिर कमांड करना है कांस्टेंट रेशो, जो मैंने आपको सिखाया था कि भई अगर रेशो कांस्टेंट है तो क्या होगा? अगर रेशो इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा? और अगर रेशो डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा? इन 3 चीज़ों पे कमांड कर लो फ़ॉर्मूले के साथ। आप बेटा पिछले 5 साल की बात करो, 10 साल की बात करो, आप 15 साल की बात करो, इन तीनों से बाहर कुछ गया ही नहीं है। ठीक है? तो ये दिमाग में रखना रेशो पे कमांड किस पे करना है? बेसिक, डेफिनिशन, 15 फ़ॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए थे और कांस्टेंट रेशो में कि अगर रेशो कांस्टेंट है तो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? जैसे मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो अगर मैं रेशो की बात करूँ तो ये फ़ॉर्मूले आपको याद होगा मैंने आपको लिखवाए थे। इनकम क्या होता है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे। या अगर मैं बात करूँ देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो एक्सपेंडिचर का एक फ़ॉर्मूला तो आपको दिख रहा है, इनकम माइनस सेविंग। लेकिन इसके अलावा एक फ़ॉर्मूला और बनता है कि इनकम इज़ इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंज़म्पशन। जब मैंने चेंज कर दिया, यानी कि ये तब है जब मैं किसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जब मैं किसी हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, तो फिर मुझे इस चीज़ पे कमांड करना पड़ेगा। ऐसे बहुत फ़ॉर्मूले हैं, जैसे अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ, तो इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम इंटू टैक्स रेट। तो ऐसे जितने भी फ़ॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, पहला आपको उन सभी को याद करना है, उन पे कमांड करना है और इन पे मैंने आपको सिखाया था कांस्टेंट रेशो का कॉन्सेप्ट, वो आपको पढ़ के जाना है। जैसे मैं कुछ आपको वैराइटीज़ इसमें अभी बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन बार-बार आपको देखने को मिलेंगे, है ना? एजेस वाले क्वेश्चन्स आपको देखने को मिल जाएँगे, है ना? कॉइन्स वाले क्वेश्चन्स आपको देखने को मिल जाएँगे, वो सब क्या हैं? वो अलग से कुछ नहीं है बेटा, वो जो टाइप आपने देखे थे ना कि कॉइन्स वाले हो गए, इनकम वाले हो गए, वो सभी के सभी इन 15 फ़ॉर्मूलों में आपको देखने को मिल जाएँगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ के जाएँ। इसके बाद अगर आपने रेशो पे कमांड कर लिया है, अगर आपने इनके बेटा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है ना, इसके बाद करेंगे सेकंड टॉपिक हम परसेंटेज। परसेंटेज हम क्यों अब करने वाले हैं? क्योंकि जहाँ पे आप रेशो को छोड़ के आओगे ना, वहीं से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा एंड दैट इज़ परसेंटेज। कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन जाके देखो, सारे के सारे लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, उनको देखो। आपको कुछ और करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अब क्या करना है? जो रेशो के अंदर आपने बेटा 15 फ़ॉर्मूले पढ़े थे ना, उन्हीं पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको लेकिन किसकी फ़ॉर्म में? परसेंटेज की फ़ॉर्म में। यहाँ पे आपने देखा था रेशो की फ़ॉर्म में, यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज की फ़ॉर्म में, लेकिन वही 15 फ़ॉर्मूले हैं जो पहले आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद सक्सेसिव इंक्रीज़िंग, सक्सेसिव डिक्रीज़िंग आपको इस पे कमांड करना है। कि भाई सक्सेसिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिलेंगे और परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शन मेथड आपको अप्लाई करना आना चाहिए। देखो यार मैंने आपको हर क्लास में ये चीज़ बोली है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं ना, मैंने कभी क्वेश्चन को एक्स लेट करके सोल्व करना आपको नहीं सिखाया है, ठीक है? और मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूँ कि यार एक्स को आप अपनी लाइफ से भी आप निकाल दो और मैथमेटिक्स के अंदर भी आप एक्स को बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे आपको बेसिक मेथड छोड़ के जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, आपको उन पे कमांड करना है। और शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते बेटा, शॉर्टकट्स होते हैं आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है, उसी से आपका एक शॉर्टकट निकल के आ जाता है। तो उसी पे आपको जो है कमांड करना है, आपको मेथड भी ऐसे जो है सीखने हैं जो कम टाइम में आपका एग्ज़ाम के अंदर आंसर लेके आएँ। अगर आपको 20 अपॉन 20 स्कोर करना है तो, अदरवाइज़ फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है? तो इसीलिए आपको बेटा फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चंस को अप्रोच करना आना चाहिए। इसके बाद देखो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अगर आपने रेशो पे कमांड करा, अगर आपने बेटा परसेंटेज पे कमांड कर लिया ना, तो परसेंटेज में जितना आपने सीखा है,
वो आप अप्लाई करोगे प्रॉफिट एंड लॉस पे एंड CI/NSI पे। क्यों? देखो सक्सेसिव इंक्रीजिंग ही, मतलब अगर नंबर हमेशा इंक्रीज हो रहा है ना, तो सक्सेसिव इंक्रीजिंग को ही हम बोलते हैं CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसीलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ये परसेंटेज को कमांड करना, क्योंकि परसेंटेज पे अगर आपका बेटा कमांड हो गया तो SI और CI पे। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एफकेट के एग्जाम में देखे गए हैं ना, वो इनके डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन के बाद SI और CI का जो डिफरेंस होता है 2 साल का 3 साल का, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। और उसके बाद शॉर्टकट मतलब फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, या बिना फॉर्मूले के भी कुछ क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर सकते हैं, अगर आपकी डेफिनेशन पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा बेटा कुछ और करने की इसमें जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत टफ टफ दिख सकता है, लेकिन एफकेट के लिए आपको इससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, अगेन फ्रैक्शन मेथड जो हम परसेंटेज में सीख के आए थे, यहाँ पे आपको अप्लाई करना आना चाहिए। एलिगेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए, एंड अगेन शॉर्टकट्स। ठीक है, इन पे कमांड करो, कुछ और करने की आपको बेटा यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपने देखो रेशो पे कमांड किया होता, अब आपका टाइम एंड वर्क पे कमांड हो जाएगा, आपका TSD पे कमांड हो जाएगा। कैसे? देखो टोटल वर्क का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो ये जो 15 फॉर्मूले हैं ना, इनमें से 2 फॉर्मूले होते हैं टाइम एंड वर्क के, TSD के, और इन पे एक पूरा अलग से एक नया टॉपिक बन जाता है। तो टाइम एंड वर्क TSD का बेसिक कहाँ पे है, रेशो के अंदर है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने बोला था कि पहले आप करके जाओ रेशो, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद आपकी मर्जी है जो आपको जो है पढ़ना है। या जैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। जो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कांस्टेंट रेशो का, वही हम ज्यादातर अप्लाई करेंगे टाइम एंड वर्क में और TSD में। टाइम एंड वर्क एंड TSD के 80% क्वेश्चन, ध्यान समझो बेटा, जो एफकेट के अंदर आते हैं 80% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे कांस्टेंट रेशो से। जैसे आपको कमांड इस पे करना है, अगर मैं TSD की बात करूं, है ना, अगर मैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस की बात करूं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो एफकेट के अंदर देखने को मिलेंगे ना, बिल्कुल फिक्स है। क्या? कि भाई इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, ये आपको आना चाहिए। या फिर अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों पे देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये चीजें हैं जिन पे आपको जो है बेटा एफकेट के लिए कमांड करना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कि भाई किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को बेटर करना है, तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना पड़ेगा। अगर मैं एवरेज की बात करूं, देखो एवरेज में ना यार मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एलिगेशन से। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन जो एफकेट के अंदर और इवन CDS के अंदर भी जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उन पे आप एलिगेशन अप्लाई करोगे। एक फॉर्मूला है एवरेज का, उसको आप याद रखो। ठीक है, और उन्हीं से इसका जो डेफिनेशन होती है वहीं से एक निकल के आता है इसका शॉर्टकट, आप उसको अप्लाई करो। लेकिन फिर भी ज्यादातर क्वेश्चन एलिगेशन, तो एलिगेशन तो आप लोगों के लिए मस्ट है। ठीक है, जो आपको रेशो के अंदर भी, एवरेज के अंदर भी, परसेंटेज के अंदर भी, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी, TSD के अंदर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना, तो एलिगेशन पे आपको अच्छे से कमांड करके जाना है। अगर मैं बाकी और टॉपिक्स की बात करूं, जैसे नंबर सिस्टम, देखो वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है, लेकिन एफकेट के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे आपको SCF एंड LCM से। देखो डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर से क्वेश्चंस बहुत कम देखे गए हैं, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज आता नहीं है। तो पहले आपको नंबर सिस्टम पे कमांड करना है, SCF और LCM पे। बाकी दो को अगर आप छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यार कभी ना कभी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। एरियन पैरामीटर, देखो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक या दो क्वेश्चन, या फिर हो सकता है एक भी ना आए। तो अगर एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा 2D फिगर से। और इन्हीं 2D फिगर्स में सक्सेसिव इंक्रीजिंग जो हम परसेंटेज के अंदर सीख के आए हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे ये जो 15 फॉर्मूले हैं ना, इसमें एक दो फॉर्मूले ये भी होते हैं। जैसे मैं अगर एरिया की बात करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होता है, L/B। तो समझ में आ रहा है, क्लासेस के अंदर बेटा मैंने आपको सारा ये बता रखा है। तो यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीजिंग आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी बेटा 2D फिगर्स है, लाइक जैसे आपका 2D फिगर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो रेक्टेंगल हो गया, है ना, फिर यहाँ पे आपका स्क्वायर हो गया, आपका सर्कल हो गया, आपका रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो इन सबके एरिया पे और इन सबका पेरीमीटर और इन सभी पे सक्सेसिव इंक्रीजिंग आपको या डिक्रीजिंग अप्लाई करना आना चाहिए। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर मैं क्लॉक की बात करूं, तो बेटा क्लॉक के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंगल्स के ऊपर। एंगल्स के जो फॉर्मूले होते हैं, मिनट एंड हो गया, आर एंड हो गया, है ना, उनके एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं उनको याद करो, और बस कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले आपको ने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना है।
डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि वैसे तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन एफकेट के अंदर इसको अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रा का जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट होता है ना, वो क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पर ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन में, जैसे सर्ट्स के ऊपर आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मैं किस वाले सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा हूँ। मान लो आपको एक क्वेश्चन बोला गया 0.95 इंटू 0.95, ठीक है, प्लस 0.05 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, तो 0.95 इंटू 0.1। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। कहने को तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है डेसिमल का है, लेकिन ये क्वेश्चन है बेटा अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी आपको दिख रही है ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू मतलब बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, और हमारा ये क्वेश्चन विद इन सेकंड जो है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सिंप्लीफिकेशन में। और जो लास्ट टॉपिक है बेटा, देखो इसका भी बिल्कुल फिक्स पैटर्न है यार, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। डाइस के ऊपर दिख जाएंगे, कॉइन्स के ऊपर आपको दिख जाएंगे, कार्ड्स के ऊपर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा बेटा आपके टॉपिक वाइज मैंने आपको एनालाइज करके बताया है कि देखो किस टॉपिक में आपको जो है किस चैप्टर के अंदर आपको किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। इन्हीं सबको आप पढ़ लो, और डेफिनेटली आप खुद बोलोगे बेटा मेरे को कि एफकेट के अंदर ना आपका 20 प्लस मतलब 20 के 20 जो क्वेश्चंस है ना, ये जो मैंने आपको सब टॉपिक्स बताए हैं, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। और इस एक महीने में अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाओ जैसे मैंने आपको बताया कि पहले काम करेंगे रेशो पे। रेशो में भी क्या पढ़ के जाना है बता रखा है मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, देखो प्रैक्टिस तो आपको बेटा करके जाना है अलग अलग क्वेश्चंस की, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप प्रैक्टिस आप करके जाओ। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है बेटा, देखो मैंने अभी आपको बताया था इस वीडियो के अंदर, यूट्यूब के ऊपर मैंने फ्री पूरा अर्थमेटिक डाला हुआ है। आप जाओ उसको आप चेकआउट करो, वहां से आप पढ़ो, वहां से आप समझो। डेफिनेटली वहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो मैंने सीडीएस का पास्टर डाला हुआ है, लेकिन आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेन है कि आप प्रैक्टिस करके जाओ, आप कहीं से भी करो, लेकिन इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस आप करके जाओ। ठीक है, और बेटा आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने इनमें से कितने टॉपिक्स पे ऑलरेडी आपकी कमांड अच्छी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।